and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. In this session, I am going to discuss legal reasoning which we were discussing in the previous sessions. So this was regarding the model questions which has been given in the previous year question papers, law entrance के. Is it clear? So let us start. For 36, that is principle. उसका principle क्या है? Legal principle. In a contract of agency, no liability exists upon the agent towards the principal. ठीक है, एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी लाइबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है एजेंट पे टूवर्ड्स द प्रिंसिपल इफ़ ही एक्ट्स विद रीजनेबल डिलीजेंस इन द मैटर ऑफ एजेंसी. इज़ इट क्लियर? सो वहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी लाइबिलिटी एग्जिस्ट नहीं होती है अपॉन द एजेंट टूवर्ड्स हिज प्रिंसिपल इफ़ ही एक्ट्स विद रीजनेबल डिलीजेंस इन मैटर्स ऑफ एजेंसी. नाउ सी दी फैक्ट्स. गणेश जो ओनर है स्टेट का, उन्होंने दिनेश को इंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है, जो कि, और दिनेश कौन है? ही इज़ द स्टेट एजेंट, कि उसके लिए एक बायर ढूंढ दो. गणेश की एक प्रॉपर्टी है जिसके लिए उसने एक स्टेट एजेंट को, दिनेश को बोला कि उसके लिए एक बायर ढूंढ दो. दिनेश को ऑफ़र मिला है कृष्ण भट्ट से कि वो स्टेट बाय करेंगे 9,50,000 में, एंड दैट सेम वॉज प्रॉम्प्टली कम्युनिकेटेड टू गणेश. ना अभी कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं हुआ था, ठीक है. बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वॉज कंक्लूडेड, एजेंट को एक ऑफ़र मिल गया है ₹10,25,007. इज़ इट क्लियर? फ्रॉम दयानंद. ना दिनेश ने, ये जो एजेंट थे, जब उनको ऑफ़र आया तो उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन गणेश को नहीं दी है. नाउ गणेश ब्रिंग्स एन एक्शन अगेंस्ट द फॉर्मर नॉट हैविंग परफॉर्म्ड हिज फंक्शन एज एन एजेंट. तो क्या यहाँ पे दिनेश लायबल होंगे या नहीं होंगे? वेदर दिनेश विल बी लाइबल और नॉट. अब यहाँ पे देखो कि क्योंकि अब उस पर वो रिलाई कर रहा है, उसको बोला था कि भाई मेरे लिए एक एजेंट ढूंढ दो, ठीक है, मेरे लिए एक मेरे लिए एक बायर ढूंढ दो. तो यहाँ पे दिनेश को केयरफुली काम करना चाहिए था कि, और उसको देखना चाहिए था कि कोई और हाई ऑफर का तो नहीं कोई आ रहा है. तो यहाँ पे दिनेश विल बी लाइबल. सी द ऑप्शन. नॉट लाइबल टू गणेश एज हिज जॉब वॉज ओनली टू फाइंड अ बायर, नॉट मोर. Dinesh is not liable to Ganesh as he got good price for the estate which under the prevailing market conditions was a bonanza. Third, Dinesh is liable to Ganesh as he did not completely perform the function of the agent. So your answer is C option. Is it clear? 37. The owner of the property who allows its use by another person becomes liable for the damage caused by its use by the latter. ठीक है, अब ओनर है, सपोज कोई कार है, आपकी कार है, यू आर द ओनर ऑफ द कार, आपने अपनी कार ड्राइव करने के लिए किसी और पर्सन को दे दी है, तो अब उसमें आपकी लाइबिलिटी होगी अगर कोई डैमेज हो गया, कोई नुकसान हो गया, कोई एक्सीडेंट कमिट हो गया. इज इट क्लियर? दैट इज़ द प्रिंसिपल. Now see the facts. तातिया takes his car to the garage for servicing. Since उसका जो ऑफिस था वो वहाँ से गैरेज से कुछ किलोमीटर्स दूरी पे था, तो उन्होंने वहाँ के गैरेज के ओनर से रिक्वेस्ट किया कि उसको ऑफिस छुड़वा दें, किसी को बोल दें कि उसको ऑफिस छोड़ के आ जाए. अब ये क्या है कि जो तातिया का असिस्टेंट था, उन्होंने उन्हीं के कार में, तातिया की कार में उसको ऑफिस ड्रॉप किया. नाउ जो ओनर थे गैरेज के, उन्होंने जगेश जो एम्प्लॉय था उनको बोला कि इनको ऑफिस छोड़ के आओ. जब वो जगेश उनको तातिया को ऑफिस छोड़ के आ रहे थे तो कार एक मोटरसाइकिल से टकरा गई. ठीक है, कार एक मोटरसाइकिल से टकरा गई, और वो भी जगेश की नेग्लिजेंट की वजह से. ठीक है, जगेश की नेग्लिजेंट की वजह से. तो उन्होंने क्या किया, उनके राइडर को इंजर्स इट्स राइडर्स. ना मोटरसाइकिलिस्ट है, ही ब्रिंग्स एन एक्शन अगेंस्ट तातिया सीकिंग मनी रिलीफ. तो यहाँ पे अब लाइबल कौन होगा आपका? क्या तातिया लाइबल होगा, या वो गैरेज का ओनर लाइबल होगा, या जगेश जो उनको छोड़ के आया था वो लाइबल होगा? ठीक है. सो हेयर क्या है, आपको देखिए ऑप्शंस. इसमें अब मोटरसाइकिलिस्ट लाइबल होगा, या फिर मोटरसाइकिलिस्ट को तो उसने मारा था, मोटरसाइकिलिस्ट कैसे होगा? हमें देखना है तातिया जो ओनर था कार का वो लाइबल है, ड्राइवर लाइबल है, या फिर गैरेज का ओनर है. नाउ सी, मोटरसाइकिलिस्ट विल फेल इन हिज एक्शन एज
he should have brought an action against the garage owner in whose employment was Jagesh. Motorcyclist will not, अब यहाँ पे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, कौन लाइबल होगा? ऑब्वियसली जगेश विल बी, जो ओनर है कार का तात्या, ही विल बी लाइबल. Motorcyclist will not succeed at Jagesh who is not the agent of Tatya is driving the vehicle. Third, motorcyclist will succeed as the car was driven by Jagesh with the consent of Tatya. Is it clear? So answer is C option. नेक्स्ट क्या है आपका 38, अ मास्टर विल बी लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, मास्टर अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, मास्टर है वो लाइबल होगा किसके लिए? अगर उसका सर्वेंट कोई रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, वो भी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अगर बाहर कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट में नहीं है उसका वो ड्यूटी परफॉर्म करना, तो वो अगर बाहर कर रहा है काम, तो ही विल नॉट बी लाइबल. तब कब लाइबल होगा? अगर सर्वेंट ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. नाउ फैक्ट्स क्या है? रमन है, उसका रेगुलर एसबीआई अकाउंट है कर्नाटका बैंक में, जिसमें कि उन्होंने मनी डिपॉजिट किए फ्रॉम टाइम टू टाइम. एक दिन क्या हुआ कि जब ही वांटेड टू, जब उनको बहुत बड़ा अमाउंट विड्रॉ करना था, तो उन्होंने डिस्कवर किया कि उनकी पासबुक में 2 एंट्रीज़ हैं इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ विड्रॉल, एंड दैट वर नॉट ऑथेंटिकेटेड बाय द मैनेजर एज रिक्वायर्ड अंडर बैंकिंग रूल्स. तो बैंक ने क्या किया? बैंक ने डिक्लाइन की कि ये एंट्रीज करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ये मैनेजर, बैंक ने डिक्लाइन किया ये एंट्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की नहीं है, और मैनेजर ने डिस्क्लेम किया कि अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज नहीं है. रमन हैड फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द बैंक. नाउ वेदर रमन विल सक्सीड और नॉट. तो यहाँ पे अब देखो कि मास्टर लाइबल होगा अपने सर्वेंट के एक्ट के लिए अगर इन द कोर्स ऑफ रॉन्गफुल इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है. तो नाउ इन दिस केस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो लाइबल होना चाहिए या नहीं? ऑब्वियसली बैंक विल बी लाइबल, मैनेजर विल बी लाइबल. सो सी, रमन विल लूज बिकॉज ही शुड हैव टेकन केयर दैट एंट्रीज वर ऑथेंटिकेटेड. रमन को क्या है, वो तो बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट कर रहा है और उसका कोई काम नहीं है. रमन विल लूज बिकॉज मैनेजर वॉज नॉट aware of the issue. Why he is not aware? Raman will win because it was for the manager to ensure the authentication. So answer आपका क्या आना चाहिए? C आंसर आना चाहिए. Okay. Now 39. A man would be responsible for all direct consequences of his act in so far as he could reasonably foresee them as arising from his act. ठीक है, जो मैन है वो रीजनेबली डायरेक्ट होगा, सारे डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी उसने किया है, अगर वो फोर्सी कर सकता था. अब देखो, अगर सपोज़ यू आर ड्राइविंग, अब आपको पता है कि अगर आप ध्यान से ड्राइव नहीं करोगे, ड्राइव करके आप ड्रिंक कर रहे हो फिर ड्राइव कर रहे हो, या बहुत फास्ट ड्राइव कर रहे हो, या आपको पता है कि अगर इस केयरलेसली आप ड्राइव कर रहे हो तो एक्सीडेंट कमिट हो सकता है. ठीक है, अब आपके पास है, पता है आपको रीजनेबली यू कैन फोर्स है, तब भी आप नहीं कर रहे हो, तो वो आप लाइबल हो गए. सी द फैक्ट्स. A ship carrying petroleum was moving on the high sea. A ship carrying petroleum, वो high sea पे थी. On a short halt in a port, master of the ship engaged some stevedores to load some metallic planks onto the ship. While loading the planks, a plank slipped from the hands of stevedore and spark emitted burned the whole ship. Owner of the goods filed a suit against the master of ship. यहाँ पे देखो अब क्या है, एक शिप है वो पेट्रोलियम कैरी कर रहे थे एंड इट वाज मूविंग ऑन दी हाई सी. अब एक शॉर्ट हॉल्ट था पोर्ट में, तो मास्टर था शिप का, वो ही वॉज ऑल्सो एंगेज इन सम स्टीवडोर, कि वो कोई मेटलिक प्लैंक्स लोड कर सकते हैं शिप पे. जब प्लैंक्स वो लोड कर रहे थे, प्लैंक स्लिप हो गए स्टीवडोर के फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द स्टीवडोर, और उन्होंने क्या किया कि स्पार्क एमिट किया विच बर्न्ड द होल शिप. नाउ जो गुड्स का ओनर था उन्होंने मास्टर ऑफ द शिप के अगेंस्ट केस फाइल किया है. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि वेदर मास्टर ऑफ द शिप इज़ लाइबल और नॉट. तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल क्या है कि वो अगर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जब वहाँ पे हो सकता है, उन्हें दिख रहा है कि ऐसा काम हो सकता है, तो वो लाइबल होगा. तो इन दी गिवन क्वेश्चन कि ही विल बी लाइबल और नॉट, तो वहाँ पे क्या मास्टर लाइबल होगा. जो
शिप का मास्टर है, ही विल बी लाइबल। सी दी ऑप्शंस। मास्टर ऑफ द शिप इज़ नॉट लाइबल बिकॉज ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। वाई? ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। मास्टर ऑफ शिप इज़ लाइबल बिकॉज ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ स्टीवडोर सिंस ही engaged them. Third, master is liable because he should have foreseen the consequences of the stevedores act. तो ठीक है, तो बेस्ट आंसर आपका क्या है? सी ऑप्शन आएगा, दैट इज बिकॉज ही शुड बी लाइबल, ही शुड हैव foreseen the consequences of the stevedores act. 40th, a master shall be liable for the acts of his servant done in the course of employment. ये सारे क्वेश्चन आपके टॉर्ट्स के हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। इज इट क्लियर? सो मास्टर लाइबल है फॉर द एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट डन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या है, देखो HMT एक पब्लिक सेक्टर है। HMT, it is a public sector undertaking. It's operating a number of bus services for its employees in Bangalore. क्या है? HMT एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि ऑपरेट कर रही है नंबर ऑफ बस सर्विसेज फॉर इट्स एम्प्लॉयज़ इन बैंगलोर। ये जो बसेस थी बहुत डिस्टिंक्ट थी इन देयर अपीयरेंस एंड कैरी द बोर्ड फॉर HMT एम्प्लॉयज़ ओनली। तो जो एम विलेजर था फ्रॉम नेबरिंग स्टेट, वो वेट कर रहे थे रेगुलर बस की इन वन ऑफ द बस स्टॉप्स इन बैंगलोर। अ बस स्टॉप टू HMT हैपन टू स्टॉप नियर बाय एंड नंबर ऑफ पीपल बस में चले गए, चढ़ गए हैं। नाउ एम विदाउट realizing that it was HMT bus got into the bus and soon thereafter bus met with an accident due to the driver's negligence। ठीक है, अब देखा है कि जो वो था पैसेंजर था एम, उसने रियलाइज़ ही नहीं किया कि ये जो बस है ये HMT की है, वो सीधा बस में चढ़ गए। उसके बाद है कि बस का एक्सीडेंट हो गया, वो भी ड्राइवर की नेग्लिजेंस की वजह से। अब एम जो पैसेंजर चढ़ा था वहाँ पे अलॉन्ग विद द सेवरल अदर्स वाज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। नाउ एम सीक्स टू फाइल अ सूट अगेंस्ट HMT क्लेमिंग डैमेजेस। वेदर ही कैन क्लेम द डैमेजेस और नॉट, उसको डैमेजेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली उसको मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, मास्टर शैल बी लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट डन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो सी एम विल सक्सीड बिकॉज ही गॉट इन टू द बस विदाउट रियलाइजिंग दैट इट वॉज अ HMT bus. M will not succeed because it was not for him to find out whether it was public transport. M will succeed because driver was anyhow duty bound to drive carefully. ठीक है, तब भी क्योंकि औरों को भी हुआ था तो वहाँ पे वो बाउंड है, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। नेक्स्ट क्या है आपका, अ पार्टनर शेल शेयर विद अदर पार्टनर्स वॉट एवर प्रॉफिट ही मेक्स इन द कोर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप है वो शेयर करेंगे दूसरे पार्टनर्स के साथ जो भी प्रॉफिट उन्होंने कोर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस में किया है। तो पी एक पार्टनर है बैंगलोर फर्म में जो कि इंगेज्ड हुए टेक्सटाइल बिजनेस। वो क्या नियर बाय प्लेस में गए टू बाय सम सिल्क साड़ीज़। मैन्युफैक्चर है वहाँ, मैन्युफैक्चर ने उन्हें बोला कि अगर आप 500 साड़ीज़ खरीदोगे तो आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। और पी को क्या इनफैक्ट सिर्फ 400 साड़ीज़ चाहिए थी जो उनकी पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। तब भी वो 500 साड़ीज़ लेके आए हैं और 100 साड़ीज़ उन्होंने अपने लिए रख ली। अब ये क्या है, जब उन्होंने 100 साड़ीज़ सेल की है और उससे अच्छा प्रॉफिट कमाया उन्होंने, तो दूसरे पार्टनर्स को भी पता लगा है तो उन्होंने कहा कि ये प्रॉफिट शेयर करो। नाउ ही इज़ पी liable to share the profits or not? Obviously, according to the principle, a partner shall share with other partners whatever profit he makes in the course of partnership business. तो यहाँ पे P को बिजनेस प्रॉफिट शेयर करने पड़ेंगे। P has to share the profits because bought those 100 sarees in the course of partnership business. P need not share it because he has already benefited the firm by getting a substantial discount in the purchases. P need not share the profits because his additional buying of 100 sarees was to get discount and help the firm. So आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है, P को वो प्रॉफिट शेयर करेंगे क्योंकि उन्होंने 100 साड़ीज़ लेके आए हैं इन द कोर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। नेक्स्ट क्या है आपका, मास्टर इज़ लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ और सर्वेंट। मास्टर है वो लाइबल है फॉर द एक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ और सर्वेंट। ठीक है, पहला प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं कि मास्टर ही इज़ लाइबल फॉर द एम्प्लॉयज़ एक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ और सर्वेंट। सेकेंड प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि जो हस्बैंड और वाइफ हैं दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कमीशन ऑफ रॉन्ग ऑन ईच अदर। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कमीशन ऑफ रॉन्ग ऑन ईच अदर। अब फैक्ट्स देखो यहाँ पे क्या है, आपके फैक्ट्स क्या हैं। एच मैनेजर है होटल बिलोंगिंग टू एक्स। एच इज़ द मैनेजर ऑफ द होटल और होटल किसका है, एक्स का है।
Because of the negligence of H, a folding chair fell from the first floor to the grounding floor, injuring the receptionist of the hotel. Is it clear? ठीक है. अब मैनेजर की नेग्लिजेंस की वजह से जो फोल्डिंग चेयर थी वो फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आके गिर गई है, जो कि और उसकी वजह से जो रिसेप्शनिस्ट थी होटल की उसको काफ़ी इंजरीज आई हैं. डब्ल्यू, और वो होटल की मैनेजर रिसेप्शनिस्ट कौन है? डब्ल्यू, जो कि एच की मैनेजर की ही वाइफ है. ना डब्ल्यू आस्क फॉर कॉम्पनसेशन फ्रॉम एक्स एंड एच. ठीक है. अब वाइफ है, उसने अपने हस्बैंड से और एक्स जिसकी होटल था उनसे क्या है कॉम्पनसेशन मांगी है. तो अब यहाँ पे क्या हस्बैंड और मैनेजर दोनों लाइबल होंगे, या सिर्फ मैनेजर लाइबल होगा, या फिर आपका हस्बैंड लाइबल होगा, सॉरी होटल एक्स लाइबल होगा. मैं सो नाउ बोथ एक्स एंड एच आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉम्पनसेट डब्ल्यू. एक्स इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल टू कंपनसेट डब्ल्यू. ठीक है. क्योंकि हमने सेकेंड प्रिंसिपल क्या पढ़ा है कि हस्बैंड एंड वाइफ दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कमीशन ऑफ रॉन्ग इन ईच अदर. सो आपका आंसर क्या आएगा? एक्स जो मैनेजर है वही रिस्पॉन्सिबल है डब्ल्यू को कॉम्पनसेट करने के लिए. नेक्स्ट क्या है? इफ़ अ पर्सन यूजेज गुड्स विच इज़ लेफ्ट टू हिज केयर ड्यू टू मिस्टेक बाय अनदर पर्सन ही हैज़ टू कॉम्पनसेट दी अदर पर्सन. इसलिए अगर पर्सन है वो गुड्स को यूज़ कर रहा है जो कि गलती से किसी के आप कहीं पे छोड़ा है, किसी के प्लेस पे छोड़ा है, तो उसको कॉम्पनसेट करेगा. फॉर एग्जांपल है कि आप शॉपिंग कर रहे हो, आपके हाथ में बहुत सारे पॉली बैग्स हैं और अब आपने क्या किया, दूसरी शॉप में गए, वहाँ पे आपका एक आधा पॉली बैग रह गया, तो वहाँ पे शॉपकीपर को आपको वो पॉली बैग देना पड़ेगा. अगर उसने वो यूज़ कर लिया है तो उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. इज़ इट क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या है, सेकेंड प्रिंसिपल देखिए क्या है. अ पर्सन इज़ लाइबल टू पे द प्राइस ऑफ गुड्स व्हेन इट इज़ सोल्ड टू हिम. ठीक है. पर्सन है वो, अगर आपको कोई चीज़ किसी ने बेची है, किसी ने सोल्ड की है, तो इस केस में यू आर गोइंग टू पे द प्राइस. फैक्ट्स क्या है? ए फ्रेंड एक्स लीविंग अ बैग ऑफ राइस बाय मिस्टेक इन द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड वाई. फ्रेंड एक्स है, उन्होंने राइस का बैग अपने गलती से अपने फ्रेंड के घर पे छोड़ दिया वाई की वाइफ ने क्या सोचा कि ये जो बैग है राइस का वो उसके हस्बैंड वाई लेके आए हैं फॉर दी होम कंजम्पशन. सो उन्होंने राइस कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिए. 2 डेज़ के बाद जब वो मिस्टेक रियलाइज़ हुई थी और एक्स को पता लगा, एक्स कम्स टू वाइज हाउस. ठीक है. एस क्या वाई के घर पे आता है वो बैग, अपना चावल का बैग लेने के लिए, और तब तक जब वो लेने आए तब तक 10 kg राइस उसमें से कंज्यूम हो गए थे. तो एक्स ने वो 10 kg का प्राइस वाई से डिमांड किया. तो वाई उसको पे करेगा या नहीं करेगा? ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल कि अगर कोई गलती से गुड्स छोड़ दिए हैं तो आपको दूसरा पर्सन कॉम्पनसेट करेगा. सो हेयर वाई इज़ लाइबल टू पे द प्राइस, वाई इज़ लाइबल टू कॉम्पनसेट एक्स फॉर 10 kg राइस, y is liable to pay the price of the entire bag of rice. ठीक है. तो अब आंसर इसमें क्या आएगा आपका? दैट इज़ 43rd का बी ऑप्शन आएगा. y is liable to compensate x for 10 kg rice. Is it clear? Next 44. A person intentionally causes harm to other is liable for battery. अब टॉर्च का क्वेश्चन आ गया है कि जो पर्सन इंटेंशनली दूसरों को हार्म करता है वो बैटरी के लिए लाइबल है. अ पर्सन इज सेड टू हैव इंटेंडेड द हार्म इन सो फार एज ही ब्रिंग्स अबाउट द हार्म पर्पसफुली और नोइंगली. इसलिए पर्सन इज सेड टू हैव इंटेंडेड द हार्म इन सो फार एज ही ब्रिंग्स अबाउट द हार्म पर्पसफुली और नोइंगली. नौ सी. अब इसके क्या है फैक्ट्स क्या है? टीचर है जो कि वो सफ़र कर रही है अर्थेटिस प्रॉब्लम से. ही वॉज मूविंग अराउंड द क्लासरूम इन द कोर्स ऑफ टीचिंग. एज शी वॉज मूविंग बैकवर्ड्स टू रीच हर चेयर. ठीक है. एज शी वॉज मूविंग बैकवर्ड्स टू रीच हर चेयर अ स्टूडेंट सो अ स्कॉर्पियन मूविंग अंडरनेथ द चेयर एंड इमीडिएटली वो क्या है, ही रश टू अटैक द स्कॉर्पियन एंड इन दैट प्रोसेस मूव द चेयर. Meanwhile, teacher fell down in the process of taking her seat and broke her hips. Yeah, teacher अर्थेट्रिस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही थी. वो क्लास में शी वॉज मूविंग अराउंड इन द क्लास इन द कोर्स ऑफ टीचिंग. जैसे ही वो पीछे की तरफ
टर्न किया उन्होंने, पीछे की तरफ मूव किया, तो अपनी चेयर तक पहुंचने के लिए स्टूडेंट ने एक स्कॉर्पियन देखा जो कि उनकी चेयर के नीचे चल रहा था। तो उन्होंने वो स्टूडेंट है भाग के उस स्कॉर्पियन को अटैक कर रहे थे, उस प्रोसेस में चेयर मूव हो गया। मीनवाइल टीचर है वो फेल डाउन इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग हर सीट एंड ब्रेकिंग हर स्टेप्स। देखो यहाँ पे स्टूडेंट की कोई इंटेंशन नहीं थी हार्म पहुँचाने की, तो अभी जो टीचर है उसने बच्चे के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया फॉर बैटरी, और बैटरी में क्या है कि इंटेंशनल है, पर यहाँ पे इंटेंशन नहीं थी, तो बच्चा वो लाइबल होगा या नहीं होगा, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट लाइबल नहीं होगा। सी दी ऑप्शंस। स्टूडेंट इज़ नॉट लाइबल सिंस ही वांटेड टू सेव द टीचर एंड अदर्स फ्रॉम द स्कॉर्पियन। सेकेंड, स्टूडेंट इज़ लाइबल सिंस ही नो दैट द टीचर वुड बी टेकिंग हर सीट। Student should be held additionally liable for the lack of attention to the teacher. So here is the first option, student is not liable since he wanted to save the teacher and others from the scorpion. Next क्या है 45, इफ़ देयर इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस है पार्टी टू एन अग्रीमेंट, ही मे रिफ्यूज़ टू परफॉर्म द अग्रीमेंट। अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट का आ गया अंडर सेक्शन 16। अनड्यू इन्फ्लुएंस में कहा है कि अगर आपका कोई भी अग्रीमेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ है, आप पे दबाव डाल के किया गया है, सुपीरियर पार्टी ने किया है, रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वो अग्रीमेंट क्या होगा, वो परफॉर्म करने से आप मना कर सकते हो और वो एग्रीमेंट वॉइडेबल होगा। तो व्हेन वन पार्टी इन एन अग्रीमेंट इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर पार्टी एंड ही यूजेस हिज पोजीशन ओवर द अदर पार्टी टू ऑब्टेन द अदर पार्टीज कंसेंट टू द एग्रीमेंट, ये क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अब फैक्ट्स क्या है कि जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने टेनेंट से पूछा था, अग्री किया टू इंक्रीज़ द रेंट टू डबल द प्रीवियस अमाउंट और टू वकेट द हाउस, ठीक है। लैंडलॉर्ड ने अपने टेनेंट को बोला है कि या तो जितना रेंट है उसका डबल कर दो, नहीं तो ये घर छोड़ दो। टेनेंट है जो वो अब इस वक्त वो घर छोड़ने के लिए रेडी नहीं था, पोजीशन में नहीं था कि वो घर छोड़ दे, तो उसने क्या किया, जितना रेंट था वो डबल कर दिया और उस घर में रहने लग गया। उसके बाद उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो डबल रेंट पे नहीं करेगा। तो यहाँ पे अब कौन सा सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, सी दी ऑप्शंस। अब देखो अगर हम फैक्ट्स को एनालाइज करें प्रिंसिपल के साथ, तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे लैंडलॉर्ड है उसकी सुपीरियर पोजीशन है, टेनेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो लैंडलॉर्ड अपना अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं अपनी पोजीशन का, ठीक है, उसको डोमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अप्रोप्रिएट कंडीशन आंसर क्या आएगा आपका, tenant has to pay the new rent, tenant has to pay the old rent and continue to occupy the house, and third option is tenant has to pay the old rent but vacate the house within a reasonable time। तो सबसे appropriate जो आंसर आएगा आपका वो बी ऑप्शन आएगा, that is कि tenant has to pay the old rent and continue to occupy the house। Is it clear? Next 46, a master is liable for the wrongs committed by the servant during the course of employment but not for the acts of independent contractor। अब यहाँ पे मास्टर है वो लाइबल है अपने सर्वेंट के एक्ट के लिए अगर उसने कुछ रॉन्गफुल एक्ट किया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट ही इज़ नॉट लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। नाउ वेदर सेकेंड क्या है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है कि जो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। वेदर अ पर्सन इज अ सर्वेंट ऑफ अनदर और not is to be determined by finding out who controls the method of work or owns the tool or who benefits by the profit of the venture or bears the loss, ठीक है। अब अगर पर्सन को हमें यह पता करना है कि सर्वेंट है या नहीं दूसरे का, तो किस तरह से होगा कि who is controlling the method of work, owns the tool or who benefits by the profit of the venture or bears the loss। Now see what are the facts। विकास हॉस्पिटल एक वेल नोन हॉस्पिटल है, डॉक्टर के.एन. जोसेफ वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने ही इज़ ऑल्सो अटैच टू फ्यू अदर हॉस्पिटल्स, जैसे कि सर्विस रूल्स हैं विकास हॉस्पिटल के, वो डू नॉट प्रोहिबिटेड, ठीक है, और हॉस्पिटल्स के साथ भी अटैच हैं। अब उनकी नेग्लिजेंस की वजह से, डॉक्टर जोसेफ की नेग्लिजेंस की वजह से, इज इट क्लियर, पेशेंट है जो हॉस्पिटल में डेथ हो गई है और उसके चिल्ड्रन ने डिसाइड किया कि वो विकास हॉस्पिटल और डॉक्टर जोसेफ के अगेंस्ट केस फाइल करेंगे। नाउ कौन लाइबल होगा यहाँ पे, दोनों लाइबल होंगे या डॉक्टर जोसेफ लाइबल होंगे या विकास हॉस्पिटल लाइबल होगा।
अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है कि मास्टर लाइबल होता है फॉर द रॉन्ग्स कमिटेड बाय हिज सर्वेंट। तो इन दिस केस अब यहाँ पे क्या है कि विकास हॉस्पिटल लाइबल होगा, क्योंकि वहाँ पे वो कार्डियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने ये रोका नहीं है कि वो दूसरे हॉस्पिटल्स में जो काम कर रहे हैं, इसलिए तो यहाँ पे क्या है कि डॉक्टर जोसेफ तो लाइबल हैं, साथ में विकास हॉस्पिटल भी लाइबल होगा। सो सी दी ऑप्शंस, बोथ डॉक्टर जोसेफ एंड विकास हॉस्पिटल आर लाइबल, डॉक्टर जोसेफ इज लाइबल बट नॉट द विकास हॉस्पिटल इज लाइबल एंड नॉट द डॉक्टर जोसेफ। सो ऑप्शन इज ए, बोथ डॉक्टर जोसेफ एंड विकास हॉस्पिटल आर लाइबल। नेक्स्ट क्या है आपका प्रिंसिपल, नेग्लिजेंस इज द ओमिशन टू डू समथिंग विच अ रीजनेबल मैन वुड डू, ब्रीच ऑफ विच इट कॉजेज डैमेज, मेक्स वन लाइबल टू द पर्सन हु सफर्ड लॉस। नेग्लिजेंस क्या है, ओमिशन है टू डू समथिंग विच अ रीजनेबल मैन वुड डू, ब्रीच ऑफ विच इट कॉजेज डैमेज, मेक्स वन लाइबल टू द पर्सन हु सफर्ड द लॉस। अब ये नेग्लिजेंस का आ गया है। सेकेंड क्या है, वन ओज अ ड्यूटी ऑफ केयर टू अनदर इफ अ रीजनेबल मैन कैन फोरसी दैट व्हाट विल बी अफेक्टेड बाय द ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ठीक है, वन ओज अ ड्यूटी ऑफ केयर टू अनदर, अगर रीजनेबल मैन फोरसी कर सकता है कि दैट ही विल बी अफेक्टेड बाय द ब्रीच ऑफ द ड्यूटी। थर्ड क्या है, वन इज़ नॉट लाइबल इफ द इंजर्ड पार्ट वॉलंटियर्स टू टेक द रिस्क। ठीक है, एक लाइबल नहीं है क्योंकि जो इंजर्ड पार्ट है वो वॉलंटियर्स है टू टेक द रिस्क, खुद अपने आप को वो कह रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहा है। सपोज कोई गेम है उसमें खुद पार्टिसिपेट कर रहा है, पता है कि वहाँ पे रिस्क तो है ही, तो नो बडी इज़ लाइबल। अ क्रिकेट मैच इज़ बीइंग हेल्ड इन स्टेडियम, एक्स बीइंग अनेबल टू अफोर्ड द टिकट प्राइस इज़ व्यूइंग द क्रिकेट मैच सिटिंग एट द टॉप ऑफ ब्रांच ऑफ नियर बाई ट्री। ठीक है, क्रिकेट मैच स्टेडियम में हो रहा है, वो टिकट नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उसने सोचा क्रिकेट मैच कहाँ से देखे, वो एक पेड़ की ब्रांच पे बैठ के क्रिकेट मैच वहाँ से दिख रहा था, तो वहाँ से उसने सोचा। व्हेन अ बैट्समैन हिट्स द बॉल ओवर द बाउंड्री, बॉल इन टर्न हिट्स ए एंड ही सस्टेन्स इंजरी ऑन हिज स्पाइनल कोड। ठीक है, ऑन हिज स्पाइनल कोड ड्यू टू फॉल फ्रॉम द ट्री। तो यहाँ पे अब क्रिकेटर लाइबल है, ऑर्गेनाइजर लाइबल है, कौन लाइबल है, यहाँ पे कोई भी लाइबल नहीं होगा क्योंकि उसने खुद अपनी रिस्क लिया है वहाँ पे बैठ के। ठीक है, तो थर्ड प्रिंसिपल जो है ना, वन इज़ नॉट लाइबल इफ द इंजर्ड पार्टी वॉलंटरली टेक्स द रिस्क। तो अब यहाँ पे देखो, ऑर्गेनाइजर एंड स्टेडियम ओनर्स आर लाइबल टू कॉम्पनसेट, नॉट एट ऑल। क्रिकेटर हु हिट्स द बॉल इज लाइबल अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजर बट द स्टेडियम ओनर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, नहीं, नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आना चाहिए, थर्ड ऑप्शन आना चाहिए, नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल। 48, टाइम इज़ द एजेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, टाइम इज़ द एजेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस अग्रीज टू प्रिंट आउट क्वेश्चन पेपर फॉर एन एग्जामिनेशन द डेट ऑफ विच हैज़ ऑलरेडी बीन अनाउंस्ड। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पेपर्स प्रिंट करने एक प्रिंटिंग प्रेस को और एग्जामिनेशन की डेट ऑलरेडी अनाउंस हो गई है। राइजिंग इज़ डिलेड फर्स्ट फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ मशीन, देयर आफ्टर ड्यू टू लैक ऑफ पावर सप्लाई। द यूनिवर्सिटी इंसिस्ट दैट द वर्क मस्ट बी कम्प्लीटेड विद इन द टाइम लिमिट डिसाइड। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी उन्हें इंसिस्ट कर रही है कि जितना टाइम लिमिट हमने आपको दिया था उसमें अब आपको क्या है डिसाइड करना। नो डाउट यहाँ पे क्या है, टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पेपर है, एग्जामिनेशन डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स है। तो यहाँ पे क्या है, अब ये इस जॉब में अब इस फैक्ट से हमें क्लियर है कि टाइम इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर है कि टाइम इज़ very important. So see the options. There was no specific stipulation in the agreement that the time was of the essence of the contract. Non-complications of the job was due to circumstances beyond the control of owners of the press. Third, it was clear from the nature of the job that the time was the essence of the contract. So आपका third option आएगा, it was clear from the nature of the job that the time was the essence of the contract. Is it clear? नेक्स्ट क्या आ गया, नो वन कैन एक्सेप्ट अ प्रपोजल विदाउट एनी नॉलेज देयर ऑफ। नो वन कैन एक्सेप्ट अ प्रपोजल विदाउट एनी नॉलेज देयर ऑफ। ठीक है, अब अगर आपको किसी ऑफ़र की नॉलेज ही नहीं है, चाहे वो जनरल ऑफ़र है चाहे स्पेसिफिक ऑफ़र है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक्सेप्ट करो भी ये कैसे, ठीक है ना। सीधी फैक्ट्स, रमेश हैं, उन्होंने प्रपोज़ किया था कि वो रिवॉर्ड देंगे 1000 रुपीज़ का
जो उनको उनके लॉस्ट डॉग ढूंढ के लेके आएगा, उनका लॉस्ट डॉग को जो गुम हो गया था, मिसिंग डॉग को ढूंढ के लेके आएगा। अब ये जो प्रपोजल था ये डेली न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाया गया था ऑन 1 जनवरी 1994। 3 जनवरी रहीम ने, जो कि रमेश के फ्रेंड थे, उन्होंने डॉग को देखा और रमेश को इन्फॉर्म कर दिया कि आपका डॉग यहाँ पे है। रमेश इमिडिएटली उस पॉइंट पे आए, उस स्पॉट पे आए और अपने डॉग को ले गए। और उस टाइम पे, ठीक है, जब उन्होंने इन्फॉर्म किया था उस टाइम पे रहीम को इस अवार्ड के बारे में नहीं पता था, क्योंकि वो रेगुलर रीडर नहीं थे डेली ऑब्जर्वर के, ठीक है, वो डेली ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर रोज़ नहीं पढ़ते थे, तो इस वजह से उनको इस अवार्ड के बारे में नहीं पता था और ना ही रमेश ने उनको, अपने फ्रेंड को, इसके बारे में कुछ मेंशन किया। तो 5 जनवरी, ठीक है, 3 जनवरी को उन्होंने ढूंढा, 5 जनवरी को रहीम को इस रिवॉर्ड के बारे में पता लगा जो उनके फ्रेंड रमेश ने अनाउंस किया था। तो वो अपने रमेश के पास गए और 1000 रुपीज़ उन्होंने डिमांड किए ना। रमेश ही रिफ्यूज़ टू पे, तो वेदर ही इज़ लाइबल टू पे और नॉट, ठीक है। अब ये आप यहाँ पे देखो, हमारे पास जो फैक्ट था, फैक्ट क्या है कि जब उन्हें ऑफ़र के बारे में, रहीम को ऑफ़र के बारे में नहीं पता था, कोई नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। हाउ ही कैन एक्सेप्ट, ये तो सिर्फ उन्होंने देखा कि उनके फ्रेंड का डॉग है तो इस वजह से इन्फॉर्म किया है। तो देखिए क्या ऑप्शन है कि रमेश लाइबल है या नहीं है, तो रमेश लाइबल नहीं होगा। सी दी ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रमेश हैज़ टू पे द अमाउंट बिकॉज ही हैड प्रॉमिस टू पे द अमाउंट टू एनीवन गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉग। इज इट क्लियर? रमेश हैज़ टू पे द अमाउंट बिकॉज विच ही हैड प्रॉमिस टू पे द अमाउंट टू एनीवन गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द dog. Second, Ramesh need not pay the amount because he had given the information without knowing about the reward. Ramesh need not pay the amount because the promise was made only to the readers of Daily Observer. तो अब यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? योर बेस्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन, दैट इज रमेश नीड नॉट पे द अमाउंट बिकॉज ही हैड गिवन इन्फॉर्मेशन विदाउट नोइंग अबाउट द अवार्ड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज whoever intending to take dishonestly any property out of the possession of another property moves that property for such trading is said to commit the theft। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका थेफ्ट का आ गया है। दे आर टॉकिंग अबाउट द थेफ्ट, सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी की बात कर रहे हैं। ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, इसको मैंने डिटेल में भी डिस्कस किया है कि आपकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। किसी की भी यहाँ पे एनी प्रॉपर्टी लिखा है, एनी प्रॉपर्टी नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, किसी और की पोजेशन में से आप ले रहे हो और moves that property for such taking is said to commit the theft। उसकी पोजेशन परमिशन के बिना ले रहे हो, उसकी कंसेंट के बिना ले रहे हो। इज इट क्लियर? तो वो थेफ्ट होता है सेक्शन 378 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1816। तो अब यहाँ पे क्या है, लेट अस सी। अब यहाँ पे पोजेशन की बात कर रही हूँ, ओनरशिप की नहीं बात कर रही हूँ। अगर आपके गुड्स किसी और के पास है, उसके बिना पूछे आप ले रहे हो और इंटेंशन आपकी डिसऑनेस्ट है, दैट इज़ ऑल्सो थेफ्ट। यू कैन नॉट से कि आपने अपने गुड्स लिए हैं। अगर आपके इंटेंशन डिसऑनेस्ट है तो you have committed a theft. Now see the fact, Suresh went into the house of his friend Ramesh to discuss some important matters। ठीक है, सुरेश है रमेश के घर में गए थे कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करने के लिए। रमेश घर पे नहीं थे तो सुरेश ने उनके लिए वेट किया उनके ड्राइंग रूम में, रमेश के ड्राइंग रूम में वेट किया। जब रमेश नहीं आए तो सुरेश ने वहाँ से एक पेन उठाया रमेश के टेबल से और एक मैसेज लिख दिया और अपने घर चले गए। जब वो वहाँ जा रहे थे तो गलती से उन्होंने पेन पॉकेट में डाल लिया और ही फॉरगेट अबाउट, जैसे हम लोग की हैबिट होती है, जो भी पेन है तो साथ में ही ले गए। सिंस द पेन हैपन टू बी अ वेरी वैल्यूएबल वन, रमेश कंप्लेन टू द पुलिस एंड पुलिस ट्रेस द पेन इन सुरेश हाउस। देखो अब यहाँ पे उसका जो एक थेफ्ट का मेन एसेंशियल है, इंटेंशन मस्ट बी डिसऑनेस्ट। तो इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं थी यहाँ पे, तो सुरेश ने थेफ्ट नहीं कमिट किया, ही विल नॉट बी लायबल। फर्स्ट, सुरेश कमिटेड द थेफ्ट बिकॉज ही टुक द पेन विदाउट रमेश कॉन्सेंट। नो, ठीक है, उन्होंने पेन ज़रूर लिया था बट ही इज़ नॉट लाइबल फॉर दी थेफ्ट, क्योंकि वहाँ पे उनकी इंटेंशन नहीं गलत नहीं थी। सुरेश उन्होंने सिर्फ पेन उठाया था एक मैसेज लिखने के लिए। सुरेश कमिटेड थेफ्ट बिकॉज ही फेल टू रिटर्न द पेन। नो, सुरेश डिड नॉट कमिट द थेफ्ट बिकॉज ही डिड नॉट हैव द डिसऑनेस्ट इंटेंशन। सो हेयर आंसर इज सी ऑप्शन। इज इट क्लियर? आंसर इज सी ऑप्शन। So guys, here we have discussed with the legal reasoning. So do practice at home from various books legal reasoning. They are very important for a law entrance. Thank you.